नमस्कार, एसएन ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे निर्मल वर्मा की कहानी जलती झाड़ियों का दूसरा अंक। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वे दोनों मुझसे कुछ छीन ले गए हैं जो अब तक मेरे संग था। उसके बाद मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठ सका। मैं फिर अपनी पुरानी जगह वापस आ गया, पेड़ के तने के पास जहाँ अब भी मेरा बैग रखा था। हम कितनी जल्दी और कितनी बेचैनी से सुरक्षा की टोह पा लेते हैं। शहर की पहाड़ियां अब अंधेरे में छिप गई थीं, किंतु उनके ऊपर पीछे की ओर उठती हुई गॉथिक गिरजे की धूमिल मीनार एक अधभूले स्वप्न की तरह हवा में टंगी थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे एक विशाल काय पक्षी उड़ता हुआ अचानक ठिठक गया हो। पहाड़ी और खुले आकाश के बीच उसके दोनों पंख ऊपर की ओर मुड़ गए हों, पथराव होकर खाली हवा पर। टापू से कुछ दूर शहर के पुराने पुल की बत्तियां झिझकती सी एक के बाद एक जलने लगी थी। बहते पानी में उनकी छाया टिमटिमाती मोमबत्तियों सी कांप जाती थी। बहते पानी को देखना शायद बहुत अजीब है। ज़्यादा देर तक एकटक देखते रहो तो लगता है हम में से भी कुछ टूट टूट कर उसके संग बह रहा है। हमारे भीतर दूरी के जो हिस्से हैं, जिन्हें कभी कभार सोते हुए नींद की चंद लहरें भिगोकर वापस लौट जाती हैं, जो हमारी आधी अधूरी जिंदगी का हिस्सा है, लगता है जैसे वे स्याह गहरे पानी के भीतर से उन पर झांक रहे हों, हमें देख रहे हों। क्या पहले मैंने कभी देखा है उन दो लड़कों को जो अभी अभी यहाँ से चले गए थे? किंतु इस शहर में मैं अजनबी हूँ। यदि आज रात अचानक मैं यहाँ से चला जाऊँ तो होटल के मैनेजर और पुलिस के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। नहीं, यह मेरा भ्रम है। उन्होंने ज़रूर मुझे पहचानने में गलती की है। ऐसा धोखा अक्सर हो जाता है। हो सकता है वे मजाक कर रहे हों। बच्चे अक्सर विदेशी को देखकर मजाक करते हैं। मुझे हल्की सी खुशी हुई कि वे अब चले गए हैं, और मैं जानबूझकर यह खुशी अपने से छिपाता रहा, जैसे मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। टापू पर सिर्फ जलते हुए पत्तों पर से दो चार बुझती हुई लपटें उठ जाती थी। बच्चे उन्हें इसी तरह जलते छोड़कर बहुत पहले चले गए थे, और अब चारों तरफ खामोशी थी, वैसी ही अटूट और अनवरत जैसे बहते पानी का स्वर। इस बीच टापू और नदी की सीमा रेखा मिट गई थी या सिमटी नहीं थी। अंधेरे में पानी को पहचानना मुश्किल था। बहुत गौर से देखने पर एक हल्की सफ़ेद तरलता नजर आती थी, जिस पर शाम की हवा थी जो कभी ठहर जाती थी, कभी पानी में पुल की बत्तियों को झकझोर कर आगे खिसक जाती थी। सर्दी अचानक बढ़ गई। मैं वहाँ से जाने का इरादा कर रहा था, किंतु तभी मुझे आभास हुआ कि मैं वहाँ बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। मेरी दाहिनी ओर जहाँ झाड़ी थी, हल्की सी सरसराहट हुई। पहले सिर्फ दो धुंधली सी छायाएं दिखाई दी, बाद में मैं उन्हें ठीक से अलग अलग देख पाया। लड़की के स्कर्ट का अगला हिस्सा शायद झाड़ी में फंस गया था, और वह उसे बाहर निकालने के लिए नीचे झुकी थी। शायद झाड़ी की सरसराहट ने ही मेरा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया था। उसके जरा पीछे एक अन्य व्यक्ति था, जिसे मैं पहली निगाह में ठीक से देख नहीं पाया था। शायद इसलिए कि वह बिना हिले डुले बिल्कुल खामोश खड़ा था। शायद इसलिए भी कि उसके लंबे ओवरकोट ने अंधेरे में उसे कुछ इस ढंग से छिपा लिया था कि गौर से देखे बिना उसके अलग अस्तित्व को पहचानना असंभव था। मैंने सोचा मुझे वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाना चाहिए। मुझे मालूम था अंधेरा गिरने पर अक्सर वहाँ प्रेमियों के जोड़े आते हैं। वैसे मुझे वहाँ बैठने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि वे मुझे देख लेते तब इन्हें मेरी उपस्थिति का ज्ञान होता, किंतु मेरी स्थिति में जब मैं उन्हें देख रहा हूँ और उन्हें यह भ्रम हो कि अकेला है, मुझे अपना वहाँ रहना अरुचिकर जान पड़ा। किंतु इससे पेशतर कि मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता, वे दोनों उस झाड़ी में चले गए। टापू में उस समय एक असीम निर्भेद्य मौन सिमट आया था,
और दूरी की हल्की दबी आवाज़ भी साफ सुनाई दे जाती थी। फिर वह झाड़ी मेरे काफ़ी करीब थी, मुश्किल से 3 गज की दूरी पर। उन दिनों की गहरी हाफती टूटी सी सांसें मुझ तक पहुंच जाती थी। एक धधकती सी गर्माहट झाड़ी के बाहर निकलती थी, बीच की हवा को छीलती, भेदती, मंत्रमुग्ध सांप की तरह बल खाती हुई मुझे लपेट लेती थी। झाड़ी बार बार हिल उठती थी, मानो उनकी गर्म बोझिल सांसों का भार ना संभाल पा रही हो। उनके नीचे दबे पत्ते बार बार चरमरा उठते थे। एक दबी उफनती सी चीख, फिर सिसकती सी कराहट, फिर वह भी नहीं, एक खाली हल्की हवा, और तब सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। मुझे आज भी यह सोचकर अपने पर हैरानी होती है कि मैं वहां से चला क्यों नहीं आया। जो कुछ झाड़ी के पीछे हो रहा था, उसके प्रति मेरे मन में ना कोई जिज्ञासा थी, ना जुगुप्सा और कौतूहल भी नहीं। फिर भी मेरे पाँव नहीं उठे। मैं जड़वंत बैठा रहा। कुछ देर बाद वे बाहर आ गए, या शायद मुझे आभास हुआ कि वे दोनों झाड़ी के बाहर आए हैं। हालांकि मैं उस क्षण सिर्फ लड़की को ही ठीक से देख पाया था। उसने अपने बाल ठीक किए, स्कर्ट पर जो पत्ते और तिनके चिपक आए थे उन्हें करीने से एक एक करके अलग किया। फिर वह झाड़ी से कुछ दूर आगे चली गई, दरिया के पास। मैं अपने आश्चर्य को नहीं दबा पाया जब मैंने देखा कि वह उसी जगह बैठ गई थी जहाँ पहले बूढ़ा और बाद में मैं कुछ देर के लिए बैठा था। मैं उसे देख लेता हूँ। उसने सिगरेट जला ली है। उसके बाल बहुत छोटे हैं, बिल्कुल लड़कों के से। काले रंग की बरसाती पहने हैं, बटन खुले हैं, जिसके नीचे स्कर्ट घुटने तक ऊपर खिसक आई है। एक दबी खिंची सांस के संग धुआं बाहर निकल आता है। आंखें अंधमुंधी सी रह जाती है। देखा तुमने? वह धीरे से बुड़बुड़ाई। मैं चुप रहा। वह अपने से ही कुछ कह रही है। मैंने सोचा और चुप रहा। मुझे लगा जैसे तुम चले गए हो। आपने मुझसे कुछ कहा? वह हंसने लगी। और यहाँ कौन है? फिर भी वह मेरी ओर नहीं देख रही थी। वह दरिया के दूसरे छोर पर देख रही थी, एक ही बिंदु पर। मुझे सहसा ख्याल आया कि बूढ़ा मछुआ भी उसी ओर देख रहा था, पुतलों और चर्च की बुर्जियों के परे, जहाँ शहर की रोशनियां खत्म होती हैं, अंधेरा शुरू होता है। तुम पहले ही चले आए? उसने कहा। मैं यहीं था, उसने मुझसे ही पूछा था, और इस बार मुझे पहले जैसा विस्मय नहीं हुआ। और वहां? उसने पीछे मुड़कर झाड़ी की ओर संकेत किया। मैं कुछ भी नहीं समझा, उसकी ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखता रहा। वहां मैं अकेले नहीं गई थी। वह फिर हंसने लगी। इस बार वह हंसी पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक विभत्स अविश्वास भरा था, जैसे मैं पकड़ लिया गया हूँ। वैसे ही जैसे हम गलती से किसी अपरिचित घर का दरवाज़ा खटखटा लें और इससे पेशतर कि हम लौट आएं, कोई हमारा हाथ खींचकर हमें भीतर घसीट ले। लेकिन आपके संग मैं सहसा सहम जाता हूँ। अनायास मेरी आंखें झाड़ी पर उठ जाती हैं। हवा चलने से एक दूसरे से उलझी टहनियाँ हल्के से अलग हो जाती हैं, बीच में फंसी पत्तियाँ फट जाती हैं। पहचान लेना मुश्किल नहीं है। मैं पहचान लूँगा और वह जान जाएगी कि मैं वह नहीं हूँ जो उसने समझा है। वह वहाँ है। मैंने उसको आपके संग देखा है। मैंने कहा, किधर देखा है? उसके स्वर में एक बहुत निरीह कतार सी आशा उभर आई, जैसे मेरे उत्तर पर उसका बहुत कुछ निर्भर है, जैसे उसकी नियति का धागा मेरे शब्दों में बंधा है। किधर देखा था? देखिए उधर झाड़ी में, वह अब भी है। वह कौन? झाड़ी कांपती है, जैसे उसके भीतर ही भीतर कुछ जल रहा हो। वह मेरे निकट सरक आई। क्या मैं सच हूँ? एक नरम सी सरसराहट हुई, जैसे उसने मेरे भीतर एक पन्ना उलट दिया हो, और वह जैसे आखिरी पन्ना हो, उसके आगे कुछ भी नहीं। और मुझे लगा जैसे उस शाम दूसरी बार किसी ने मुझे
अपने सच का प्रमाण मांगा हो। झाड़ी मुझसे सिर्फ 3 कदम दूर है, 3 कदम भी नहीं, शायद उससे भी कम। मुझे वहां जाने में बहुत कम समय लगेगा। मैं पहले 1 कदम लूंगा, फिर दूसरा, और फिर वह मेरे सामने होगा। हर कदम मुझे उस झाड़ी के पास ले जाएगा जहां वह है, अब भी है। इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं, कोई भी डर नहीं। यह इतना सहज और आसान है कि मेरा दिल तेजी से घबराने लगता है। मैं सिर्फ 1 कदम लूंगा और फिर कुछ भी नहीं सोचूंगा। दूसरा कदम लूंगा और तब तब बहुत कम समय लगेगा और मैं एक ऐसी उम्र में पहुंच गया हूँ जहाँ इतना समय ज़्यादा माने नहीं रखता। देखो, मैं अपने से कहता हूँ। देखो, वह प्रतीक्षा कर रही है, सांसें रोके, मेरी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए, कुछ ऐसे ही जैसे वह लड़का तिनका चबाता हुआ मेरी ओर देख रहा था। मैं खड़ा हो जाता हूँ, झाड़ी की तरफ बढ़ता हूँ। उसकी आंखें मुझ पर चिपकी हैं। आज तक किसी ने मुझे इतनी आतुर, विहल आंखों से नहीं देखा। एक देखना होता है जिसमें हम बंध जाते हैं, सिमट जाते हैं। उसका देखना ऐसा नहीं था। वह देख रही थी, मुझे ढकेलते हुए, जैसे अपने से अलग करते हुए। और मैं ठहर जाता हूँ, अपने को खींच कर रुक जाता हूँ। जिंदगी में जवाबदेही का लम्हा एक कदम किस तरह आ जाता है जब हम उसकी बहुत कम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जैसे वह हमारे लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए आया हो। दूसरे के लिए नहीं तो तीसरे के लिए, तीसरे के लिए नहीं तो चौथे, पांचवे, छठे के लिए, चाहे जिसके लिए हो, हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन वह है कि कांपते चीखते हाथों से हमें पकड़ लेता है, किंतु हम ताकतवर हैं और अपने को छुड़ा लेते हैं और सोचते हैं कि यह एक दुस्वप्न है जो अभी बीत जाएगा, और आंखें खोलकर वही देख लेंगे जो देखना चाहते हैं, जिसके हम आदी हैं। और फिर हम जवाबदेह नहीं रहेंगे, किसी के भी नहीं, किसी के प्रति भी नहीं, किसी के प्रति भी नहीं। मैं भागने लगता हूँ और पीछे मुड़कर नहीं देखता। मेरे पीछे झाड़ी है और उसकी विभत्स भुतैली हंसी जो देर तक मेरे पीछे